मेरा शौहर नशेई था। 3 बच्चे थे। शौहर जावेद नशे की वजह से कमाता नहीं था। वो सारा सारा दिन नशे में धुत पड़ा रहता। जब इसका नशा टूटता तो वो मुझसे लड़ता झगड़ता और नशे के लिए पैसे मांगता। जब मैं इसे पैसे ना देती तो वो मुझे मारता पीटता। घर में फाकों का राज होता। जब मैं बच्चों को भूख से बिलखता हुआ देखती तो मेरा कलेजा मुंह को आता। मैं बहुत परेशान रहने लगी। घर में आधे से ज्यादा बर्तन मेरा शौहर बेचकर नशे पर खर्च कर चुका था। मेरे भाई मेरी मदद कर दिया करते थे। एक रोज मैं फाकों से तंग आकर नौकरी के लिए घर से निकल पड़ी। मेरी एक जानने वाली औरत थी, इसका नाम शहनाज था। वो भी लोगों के घरों में काम करती थी। मैं इससे मिली और इससे कहा कि वो मुझे भी कहीं काम दिलवा दे ताकि मैं अपने बच्चों का पेट पाल सकूं। इसने मुझसे वादा कर लिया कि वो बहुत जल्द एक घर में बात करेगी, क्योंकि इनको भी एक नौकरानी की जरूरत थी। दूसरे दिन ही शहनाज मेरे घर आ गई और कहा कि रुखसाना बीबी को मुलाजमा की जरूरत है, तुम मेरे साथ चलो। मैं शहनाज के साथ चल पड़ी। मैं रुखसाना बीबी से मिली। वो बहुत अच्छी और मिलनसार खातून थी। उन्होंने मुझसे बातचीत की और मेरे लिए 5,000 तनख्वाह मुकर्रर की। मुझसे पूछा कि तुम क्या अच्छा बना लेती हो। तो मैंने बताया कि मैं सब खाने बना लेती हूँ। वैसे तो मेरे पके हुए खाने मेरे खानदान में बहुत मशहूर हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भी मेरे पके हुए खाने पसंद आएंगे। ये सुनकर रुखसाना बीबी के चेहरे पर खुशी के तासुरात उभर आए। उन्होंने मुझे कल से काम पर आने का कहा और मैं खुशी खुशी अपने घर आ गई। मैं खुदा का शुक्र अदा कर रही थी कि इसने मेरे लिए नौकरी का बंदोबस्त कर दिया। कम से कम मेरे बच्चे तो भूखे नहीं रहेंगे, मैंने सोचा। और अगले रोज मैं सुबह 7 बजे काम पर चली गई। मेरी बड़ी बेटी थी, वो अपने भाइयों को संभालती थी। मुझे वहां नौकरी करते हुए चंद महीने हो गए। रुखसाना बीबी बहुत अच्छी खातून थी। इनके घर इनका एक बेटा और एक बेटी रहते थे। बेटा तो सारा दिन जॉब पर होता, लेकिन बेटी यूनिवर्सिटी से 2 बजे वापस आ जाती। इनके खामन बुरूने मुल्क होते। वो साल में एक दो बार घर का चक्कर लगाते। इनके घर में दुनिया की हर सहूलत मुयस्सर थी। दौलत की रेल पेल थी। इनके घर में एक बूढ़ा मुलाजिम भी था जो बाहर के काम करता था। एक रोज मालकिन ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और कहा कि जोया, आज हमारे घर खास मेहमान आ रहे हैं। सारा खाना तुमने बनाना है। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम कैसे खाने पकाती हो। मैंने अकरम को सामान लेने के लिए भेज दिया। फिक्र मत करो, अगर तुम्हें देर हो गई तो मैं तुम्हें अलग से पैसे दूंगी। मैंने हामी भर ली। थोड़ी देर के बाद बूढ़ा मुलाजिम अकरम सारा सामान ले आया। मैंने काम से फारिग होते ही खाना बनाना शुरू कर दिया। रुखसाना बीबी अपने कमरे में ही थी। मेहमानों ने शाम को आना था, इसलिए मुझे खाना बनाते हुए शाम हो गई। रुखसाना बीबी ने कई किस्म की डिशेस बनवाई और जब उन्होंने टेस्ट की तो वो बहुत खुश हुई। वो मेरे हाथों से बने हुए खानों की बहुत तारीफ करती। फिर उन्होंने मुझे 500 रुपये दिए और मैं घर आ गई। मैं बहुत खुश थी। मुझे तनख्वाह के अलावा 500 रुपये मिल गए। रुखसाना बीबी ने कहा, मैं जिस दिन खाना बनाऊंगी तो वो मुझे इसके एक्स्ट्रा 500 रुपये देंगी। जब मैं अगले रोज काम पर गई तो रुखसाना बीबी ने मुझे अपने कमरे में तलब कर लिया। वो बहुत खुश थी, कहने लगी, सोया, तुम्हारे बनाए हुए खाने मेहमानों को बहुत पसंद आए। मैं चाहती हूँ कि तुम अब मेरे लिए खाने बनाया करो। मैं तुम्हें इनके एक्स्ट्रा पैसे दिया करूंगी। क्या कहती हो? ये कहकर उन्होंने मेरी तरफ देखा। ठीक है बाजी, जैसे आप कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी, मैंने जवाबन कहा, क्योंकि मुझे तो पैसों से गर्ज थी। पैसा आज हर इंसान की जरूरत है। महंगाई आसमान को छू रही है। ऐसे में कौन ऐसा होगा जो पैसों को ठुकराएगा? रुखसाना बीबी ने कहा कि तुम काम कर लो, मैं सामान मंगवा लेती हूँ। मैंने जो कुछ बनाना है। रुखसाना बीबी ने दोपहर तक मुख्तलिफ डिशों का सामान मंगवा लिया। वो खुद भी मेरे साथ मिल गई। हमने 2 घंटों के अंदर अंदर मुख्तलिफ किस्मों की डिशें तैयार कर लीं। फिर मैंने एक अजीब बात देखी। रुखसाना बीबी ने सारी डिशें मेज पर रख दी और अपने कमरे से मोबाइल फोन उठा लाई। उन्होंने सब डिशों की तस्वीरें बना ली। फिर मुझसे कहा, ये सारी डिशें फ्रिज में रख दो। मुझे हैरत तो हुई, लेकिन मैंने कोई सवाल नहीं किया और वो सारी डिशें फ्रिज में रख दी। शायद वो थोड़ा थोड़ा करके खाने का इरादा रखती थी। इसी दौरान रुखसाना बीबी ने बूढ़े मुलाजिम अकरम को बुलाया और इसे पैसे देकर अपने लिए बाहर से खाना मंगवा लिया। मुझे हैरत तो बहुत हुई, लेकिन मैं खामोश रही। हस्बे वादा मुझे 500 रुपये दे दिए गए और मैं शाम को घर आ गई।
اگلے روز میں کام پر گئی۔ مجھے کام کرتے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ رخسانہ بی بی نے مجھ سے ٹھنڈا پانی مانگا۔ میں نے فریج کھولا تو میں حیران ہی رہ گئی، کیونکہ فریج میں کھانے کی ڈشیں ویسی کی ویسی پڑی تھیں۔ لگتا ہی نہیں تھا کہ رخسانہ بی بی یا کسی اور نے ان ڈشوں میں سے تھوڑا سا بھی کھانا نکالا ہو۔ میں پانی لے کر رخسانہ بی بی کے پاس گئی اور انہیں پانی دیا۔ جب انہوں نے پانی پی لیا اور گلاس مجھے واپس کر دیا تو میں نے پوچھ ہی لیا، باجی، کل آپ نے مجھ سے جو ڈشیں بنوائی تھیں، آپ نے ان میں سے ایک بھی نہیں کھائی، کیا کھانا آپ کو پسند نہیں آیا؟ رخسانہ بی بی مسکرائیں اور کہنے لگیں، میں نے وہ ڈشیں اپنے لیے نہیں بنوائیں۔ ان کی بات سن کر مجھے حیرت ہوئی۔ میں آپ کی بات سمجھی نہیں۔ آپ نے اپنے لیے ڈشیں نہیں بنوائی تھیں تو پھر کس کے لیے بنوائیں؟ رخسانہ بی بی نے بتانے کی بجائے کہا، جاؤ زویا، تم اپنا کام کرو۔ میں واپس کچن میں آ گئی۔ بوتل فریج میں واپس رکھنے کے بعد میں کام کاج میں مصروف ہو گئی، لیکن میری آنکھوں کے سامنے وہ ڈشیں گھوم رہی تھیں۔ پھر میرے دل میں یہ بات آئی، شاید رخسانہ بی بی نے اپنے مہمانوں کے لیے ڈشیں بنوائی ہوں گی اور مہمان نہیں آئے ہوں گے، اسی لیے وہ ڈشیں ویسی کی ویسی پڑی ہیں۔ اگلے روز جب میں کام پر گئی اور فریج کھولا تو وہی ڈشیں ویسی ہی پڑی تھیں، لیکن اب سارا کھانا باسی ہو چکا تھا۔ میں رخسانہ بی بی کے پاس گئی اور پوچھا، رخسانہ باجی، فریج میں پڑی ساری ڈشیں باسی ہو چکی ہیں، اگر آپ کہیں تو سارا کھانا پھینک دوں؟ رخسانہ بی بی نے نفی میں سر ہلایا، نہیں زویا، تم ایسا کرو، جب تم گھر جانا تو سارا کھانا اپنے ساتھ لے جانا، اپنے بچوں کو کھلا دینا۔ مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے کہا کہ باجی، کھانا تو باسی ہو چکا ہے، میرے بچے یہ کھانا کھانے سے بیمار بھی پڑ سکتے ہیں۔ رخسانہ بی بی نے کہا کہ کھانا خراب نہیں، ٹھیک ہی ہے، اگر تم نہیں لے جانا چاہتی تو پھر کسی غریب کو دیتی جانا۔ مجھے رخسانہ بی بی کی یہ بات بہت عجیب لگی۔ بہرحال جب میں کام سے فارغ ہو گئی تو میں نے سارا کھانا ایک بڑے سے شاپر میں ڈالا اور گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ بے شک کھانا خراب نہیں ہوا تھا، لیکن باسی تو تھا، اسی لیے میں نے کسی کو دینے کی بجائے راستے میں پھینک دیا اور گھر چلی گئی۔ 3 دن ہی گزرے تھے تو رخسانہ بی بی نے ایک بار پھر مجھ سے اپنی پسند کی ڈشیں بنوائیں۔ پھر جب ڈشیں تیار ہو گئیں تو انہوں نے موبائل سے تصویریں بنائیں اور کہا، زویا، جب یہ ڈشیں ٹھنڈی ہو جائیں تو انہیں فریج میں رکھتی جانا۔ میں نے ان کے حکم کی تعمیل کی اور اپنے گھر آ گئی۔ اس روز بھی رخسانہ بی بی نے مجھے 500 روپے دیے تھے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ رخسانہ بی بی سارے ڈشوں کی تصویریں کیوں بنواتی ہیں، وہ ان تصویروں کا کیا کرتی ہیں؟ میں نے سوچا کہ کسی دن میں ان سے پوچھوں گی۔ اس روز بھی رخسانہ بی بی نے وہی کیا۔ انہوں نے اکرم کے ہاتھ باہر سے اپنے لیے کھانا منگوا لیا۔ اگلے روز جب میں کام پر گئی تو فریج میں پڑی ڈشوں کو دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ آج بھی ڈشیں ویسی کی ویسی پڑی تھیں۔ یہ کیا چکر تھا؟ رخسانہ بی بی ڈشیں تو تیار کروا لیتی تھی لیکن کھاتی نہیں تھیں، آخر کیوں؟ میں فریج کھولے ڈشیں دیکھ رہی تھی کہ رخسانہ بی بی آ گئیں۔ آتے ہی پوچھا، زویا، فریج کھول کر کیا دیکھ رہی ہو؟ میں گڑبڑا گئی۔ وہ بی بی، دراصل میں ڈشیں دیکھ رہی تھی، آپ نے ان میں سے ایک بھی ڈش نہیں کھائی، لگتا ہے آپ کو میرے بنائے کھانے پسند نہیں آ رہے۔ رخسانہ بی بی ہنس دیں، کہنے لگیں، نہیں زویا، ایسی کوئی بات نہیں، مجھے تمہارے بنائے ہوئے کھانے بہت پسند ہیں، لیکن کیا کروں، کل بھی مہمانوں نے آنا تھا، عین وقت پر انہوں نے فون کر دیا کہ وہ آج نہیں آ رہے، اسی لیے یہ کھانے ویسے ہی پڑے ہیں، شاید وہ آ جائیں گے تو میں انہیں یہ کھانا پیش کر دوں گی۔ رخسانہ بی بی کی بات سن کر میں مطمئن ہو گئی اور اپنے کام میں لگ گئی۔ اس روز بھی مہمان نہ آئے اور میں نے فریج میں ڈشیں پڑی دیکھیں، یہاں تک کہ تیسرے روز بھی ڈشیں فریج میں پڑی دکھائی دیں۔ اب تو وہ باسی کھانا ہو چکا تھا۔ رخسانہ بی بی نے کہا، جاتے وقت یہ ساری ڈشیں لیتی جاؤں۔ میں نے وہی کیا جو انہوں نے کہا۔ اس بار میں نے کسی کو کھانا دینے کی بجائے کوڑے دان میں پھینک دیا اور گھر چلی گئی۔ اس بار میں نے سوچ لیا تھا، اگر رخسانہ بی بی نے دوبارہ مجھ سے کھانے بنوائے تو میں ان سے ضرور پوچھوں گی کہ وہ خود کھانا کیوں نہیں کھاتی، اپنے لیے بازار سے کھانا کیوں منگواتی ہیں۔ رخسانہ بی بی صرف اسی روز ہی کھانا باہر سے منگواتی تھیں، جب وہ مختلف قسموں کی ڈشیں بنواتی تھیں، باقی دنوں وہ میرے ہی ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھاتی تھیں۔ 3 دن ہی گزرے تھے کہ رخسانہ بی بی نے پھر حکم دے دیا کہ آج مہمان آ رہے ہیں تو مختلف ڈشیں بنانی ہیں، اکرم سامان لینے گیا ہوا ہے۔
मैं इनसे पूछने ही वाली थी कि इनके मोबाइल फोन पर कॉल आ गई और वो किसी से बातें करने में मसरूफ हो गईं। दोपहर 12 बजे तक अकरम सामान ले आया और मैं रुखसाना बीबी के कहने पर डिशें तैयार करने लगी। रुखसाना बीबी भी किचन में आ गईं। पहले की तरह जब डिशें तैयार हो गईं और रुखसाना बीबी ने मोबाइल से तस्वीरें बना लीं और अकरम को अपने लिए खाना लाने के लिए भेज दिया, तो मेरी बर्दाश्त की हद पार हो गई। मैंने वो पूछ ही लिया जिसके बारे में मुझे तजस्सुस था। रुखसाना बीबी ने जवाब देने के बजाय सख्ती से कहा, जोया तुम अपने काम से काम रखा करो। मेरी मर्जी मैं खाना बाहर से मंगवा कर खाऊं या घर में पका हुआ खाऊं। दूसरी बात, तुम हर बार मुझसे ये क्यों पूछती हो कि मैं डिशों की तस्वीरें क्यों बनाती हूँ? हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। आइंदा तुमने मुझसे ये सवाल नहीं करने, वरना मुझे मजबूरन तुम्हें नौकरी से फारिग करना पड़ेगा। रुखसाना बीबी को मैंने आज पहली बार सख्ती से बात करते हुए देखा था। हालांकि वो नरम दिल और नरम मिजाज की थीं, लेकिन आज ना जाने इन्हें क्या हो गया। मुझे अपनी नौकरी अजीज थी। मैं नहीं चाहती थी कि मैं इस नौकरी से हाथ धो बैठूं, इसीलिए मैंने खामोश रहने में ही आफियत समझी। अगर ये नौकरी हाथ से निकल गई तो फिर मैं अपने बच्चों को कहाँ से खिलाऊंगी। इसीलिए जब ये सोचें मेरे दिमाग में आईं, तो मैंने जवाबन कहा, ठीक है बाजी, मुझे माफ कर दें। मैं आइंदा आपसे कभी नहीं पूछूंगी। रुखसाना बीबी का गुस्सा कदरे ठंडा हो गया तो उन्होंने कहा, ठीक है, जब ये डिशें ठंडी हो जाएं तो इनको फ्रिज में रखती जाना। मैंने ऐसा ही किया और घर आ गई। इसी शाम ही मेरा नशई शोहर घर आया और इसने मुझसे पैसों का मुतालबा शुरू कर दिया। मैं इस रोज रुखसाना बीबी से पैसे नहीं लाई थी। शायद वो मुझे पैसे देना भूल गई थी, इसीलिए मेरे खर्चे के थोड़े पैसे बचे थे। जब मैंने इनकार किया तो जावेद ने मुझे मारना शुरू कर दिया। घर के बर्तन जमीन पर गिराने शुरू कर दिए। इसे ऐसा करता देखकर बच्चे भी बहुत रोए। बिलाखिर वो गुलदान में पड़ा 100 रुपया उठाकर ले गया और मैं रोने बैठ गई। मेरी किस्मत में नशई शख्स लिखा था। जब मेरी जावेद से शादी हुई तो तब वो ठीक था, नशे नहीं करता था, कमाता था, जिससे हम खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। जब मेरा तीसरा बच्चा पैदा हुआ तो जावेद बुरी सोबत का शिकार हो गया। इसके दोस्तों ने इसे नशे की लत लगा दी और आज जावेद को नशा करते हुए 1 साल हो गया था। नशे की वजह से इसने काम करना छोड़ दिया, जिसकी वजह से हमारे हालात दिन ब दिन खराब होते गए। अगर मेरा भाई मेरी मदद ना करता तो हम अब तक भूख की वजह से मर चुके हुए होते। मैंने इस रोज के बाद रुखसाना बीबी से दोबारा डिशों के हवाले से पूछना छोड़ दिया। हालांकि इसके बाद भी उन्होंने मुझसे कई डिशें बनवाईं और अगले रोज मैं इन डिशों को फ्रिज में पड़ा हुआ देखती थी। फिर जब तीसरे रोज वो बासी हो जाती तो वो मुझे ले जाने का कह देती। एक दिन रुखसाना बीबी की बेटी मरियम की पसंद की डिश बन रही थी और नमक खत्म हो गया। मैं रुखसाना बीबी के कमरे में गई तो मैंने इन्हें मोबाइल पर मसरूफ देखा। इनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और वो बड़ी खुश नजर आ रही थीं। खुद से कह रही थीं, रुखसाना अगर इसी तरह चलता रहा तो तुम एक दिन बहुत मशहूर हो जाओगी। मुझे इनकी बात समझ में नहीं आई तो वो ऐसा क्या काम कर रही हैं जिससे वो मशहूर हो जाएंगी। रुखसाना बीबी की नज़र जब मुझ पर पड़ी तो वो चुप हो गईं और मुझसे पूछा, क्या बात है जोया, क्यों आई हो? मैंने बताया, बाजी वो नमक खत्म हो गया है, वो मंगवा दें। रुखसाना बीबी ने अकरम से कहकर नमक मंगवा दिया। काम करते वक्त मेरे दिमाग में रुखसाना बीबी के अल्फाज गूंज रहे थे कि वो भी मशहूर हो जाएंगी। मशहूर होने का शौक तो मुझे भी था, लेकिन मैं पढ़ी लिखी नहीं थी और ना ही मुझे सोशल मीडिया इस्तेमाल करना आता था। जब शऊर की दुनिया में दाखिल हुई तो अपने इर्द गिर्द गुर्बत ही पाई। अम्मा ने बड़ी मुश्किल से पाला पोसा और जवान होते ही मेरी जावेद से शादी कर दी। मैं ये जानने के लिए बेचैन थी कि रुखसाना बीबी कैसे मशहूर होती हैं। एक ख्याल आया कि शायद वो टीवी ड्रामों में काम करना चाह रही होंगी। दूसरा ख्याल आया, शायद वो फिल्मों में आ रही होंगी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि रुखसाना बीबी से कैसे पूछूं। ऐसा ना हो कि वो फिर से मुझसे नाराज हो जाएं या बुरा मना लें। वो मुझे नौकरी से भी बेदखल कर सकती थी। इसीलिए मैंने चुप रहने में ही बेहतरी समझी और तजस्सुस के बावजूद ना पूछ सकी। सोचा कि अगर वो टीवी ड्रामों या फिल्मों में आएंगी तो मुझे खुद ही पता चल जाएगा। हमारे घर टीवी नहीं था, लेकिन बच्चे काफी दिनों से फरमाइश कर रहे थे कि हमारे घर टीवी हो। अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं टीवी खरीद सकती। इसके बाद केबल लगवाती और हर माह केबल की फीस भरती।
बच्चे साथ वाले घर में टीवी देखने चले जाते थे। कभी कभार मैं भी जब बोरियत का शिकार होती तो ड्रामा देखने चली जाती। रुखसाना बीबी के घर में टीवी था जो ड्राइंग रूम में पड़ा हुआ था। इनके अपने कमरे में दीवार पर एक बड़ी सी एलसीडी भी लगी हुई थी। मैं अक्सर दोपहर को कमरे में जाती तो वो एलईडी पर ड्रामा देख रही होती। एक दिन जब मैं काम पर गई तो रुखसाना बीबी ने कहा, जोया, आज हमारे घर खास मेहमान आ रहे हैं, इसलिए तुमने अच्छा सा खाना बनाना है। मैंने कहा, ठीक है रुखसाना बाजी, आप बेफिक्र हो जाएं। अकरम सामान ले आया, इसलिए झाड़ पोंछ से फारिग होकर मैं खाना बनाने में मसरूफ हो गई। दोपहर तक एक लड़की और एक मर्द आ गए। लड़की जवान, खूबसूरत और मॉडर्न थी, जबकि नौजवान भी लंबे कद का खूबसूरत मर्द था। इनके हाथ में कैमरा था। मैंने लड़की के हाथ में माइक भी देखा। इनके आने की इत्तला जब मैंने रुखसाना बीबी को दी तो उन्होंने इन दोनों को फौरन ही अपने कमरे में बुला लिया। मुझे तजस्सुस हुआ कि वो कौन थे और रुखसाना बीबी से क्यों मिलने आए थे। इतना तो मैं समझ गई थी कि इनका ताल्लुक टीवी से है। जब ये दोनों कमरे में चले गए तो रुखसाना बीबी ने अंदर से कुंडी लगा ली। 2 घंटे वो वहां मौजूद रहे और खाना खाकर गए। रुखसाना बीबी खुद इन्हें गेट तक छोड़ने गई। इनके जाते ही रुखसाना बीबी की बेटी मरियम ने इनसे पूछा, मामा, इंटरव्यू कैसा रहा? रुखसाना बीबी ने खुश होकर जवाब में कहा, बहुत अच्छा। तुम देखना, जैसे ही ये इंटरव्यू चलेगा तो मैं देखते ही देखते मशहूर हो जाऊंगी। फिर लोग मुझसे फोन पर खाना पकाने की तरकीबें पूछेंगे। रुखसाना बीबी की बातें बिल्कुल मेरे पल्ले नहीं पड़ी थीं, लेकिन मेरे जहन में ये सवाल गर्दिश कर रहा था कि रुखसाना बीबी किन खानों की तरकीबों की बात कर रही थीं। मैं जब से यहाँ मुलाजमत कर रही थी, मैंने बहुत ही कम रुखसाना बीबी को खाना बनाते देखा था। ज्यादातर मैं ही खाना बनाती थी। अलबत्ता वो मेरे साथ किचन में मौजूद जरूर होती और कभी कभी मेरी मदद भी कर दिया करती। एक बात मैंने खास तौर पर नोट की थी। जब मैं खास किस्म की डिशें तैयार करती तो रुखसाना बीबी मुझसे वो खाना बनाने की तरकीबें पूछती रहती और एक कॉपी पर नोट करती जाती। मैंने इन ख्यालों को जहन से झटक दिया। कुछ रोज बाद मैंने देखा रुखसाना बीबी मुसलसल फोन पर मसरूफ रहने लगी। जब भी देखो वो फोन पर किसी से बात कर रही होती। एक दिन उन्होंने मुझे हुक्म दिया कि मैं मुख्तलिफ किस्म की डिशें तैयार करूं। डिशों के नाम उन्होंने बता दिए थे। मैंने डिशें तैयार कर दी। रुखसाना बीबी मोबाइल से डिशों की तस्वीर बना रही थी कि अचानक किचन में एक लड़का और एक लड़की आ गए। इनका ताल्लुक भी किसी चैनल से था। इनके पीछे अकरम था। दोनों का अचानक देखकर रुखसाना बीबी गड़बड़ा गईं और चेहरे पर जबरदस्ती मुस्कुराहट बिखेरते हुए बोली, अरे आप लोग आ गए। आपने तो 2 बजे आना था, अभी तो 1 बजा है। लड़की ने भी मुस्कुराते हुए कहा, बस हम जरा जल्दी पहुंच गए। फिर वो डिशों को देखते हुए बोली, अरे वाह, आपने तो खाना भी बना लिया। मेरे मुंह में तो पानी भर आया। ये कहकर इस लड़की ने एक डिश उठाई और खाना शुरू कर दिया। मैं हैरत से ये सब कुछ देख रही थी। रुखसाना बीबी के चेहरे पर भी हवाइयां उड़ी हुई थीं। आज से पहले वो इतनी परेशान दिखाई नहीं दी जितनी आज थी। लड़की ने खाने की तारीफ करते हुए कहा, वाह रुखसाना मैडम, आपके हाथों में तो बहुत जायका है, मजा आ गया। फिर इसने अपने साथी से कहा, नुमान तुम भी खाना खाओ ना। नुमान ने भी खाना टेस्ट किया तो वो भी रुखसाना बीबी की तारीफ किए बगैर ना रह सका। मैं दंग नजरों से रुखसाना बीबी की तरफ देख रही थी, जो कभी मुझे देखती तो कभी डिशों को। जब रुखसाना बीबी ने जवाब दिया कि शुक्रिया, लड़की ने कहा, रुखसाना मैडम, आपके यूट्यूब वाले खाने की वीडियोस ने तो धूम मचा दी है। 1 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स हो गए हैं। क्या ख्याल है आपका यही इंटरव्यू ना कर लिया जाए? आप खाना भी बना रही हैं। रुखसाना बीबी ने सर हिला दिया और फिर वो इंटरव्यू देने में मसरूफ हो गईं। नौजवान लड़का इनकी वीडियोस बना रहा था और मैं कोने में खड़ी हैरत से दंग ये सब कुछ सुन रही थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। सारी डिशें मैंने तैयार की थीं और तारीफें रुखसाना बीबी समेट रही थीं। फिर रुखसाना बीबी इस लड़की और नौजवान को अपने कमरे में ले गईं और मेरे मुंह से ठंडी सांस निकल गई। सारी बात मेरी समझ में आ चुकी थी कि रुखसाना बीबी मेरी बनाई हुई डिशों की तस्वीरें इसलिए बनाती थीं कि वो इनकी वीडियो बनाकर यूट्यूब चैनल पर डालती थीं। इन वीडियोस में वो लोगों को खाने बनाने की तरकीबें बताती थीं और लोग इनकी वीडियोस को बहुत पसंद करते थे। लोग इन्हें फ़ोन करके इनसे खाने बनाने की तरकीबें भी पूछते थे।
مجھے بے حد دکھ ہوا کیونکہ بے شک سامان رخسانہ بیبی کا ہوتا، لیکن محنت تو میری ہی ہوتی تھی اور اس کا سارا کریڈٹ رخسانہ بیبی لے جاتی۔ جب ٹی وی چینل والے چلے گئے تو رخسانہ بیبی نے مجھے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ ان کے چہرے پر شرمندگی کے تاثرات تھے۔ انہوں نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور بولی، زویا میں جانتی ہوں کہ سب جان کر تمہیں بے حد افسوس ہوا، لیکن میں مشہور ہونا چاہتی تھی۔ جب تم نے مجھے بتایا کہ تم کھانے بہت اچھے بنا لیتی ہو تو میں نے اپنا چینل بنا لیا اور ساری تصویروں کی ویڈیوز بنا کر چینل پر شیئر کر دیتی۔ تم میرے لیے کام کرتی رہو، میں تمہیں اس کے پیسے دیتی رہوں گی۔ میرے پوچھنے پر رخسانہ بی بی نے بتایا کہ میں وہ ڈشیں اس لیے نہیں کھاتی تھی کیونکہ مجھے مرچیں کھانا منع ہے، اس لیے میں بازار سے کھانا منگوا لیتی تھی۔ میں سوچتی ہوں کہ امیر لوگ شہرت حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں، محنت کسی اور کی ہوتی ہے اور سارا کریڈٹ وہ لے جاتے ہیں۔ کاش امیر لوگ کسی کی محنت پر ہاتھ صاف کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ ایسا کرنے سے کیا ان کا ضمیر مطمئن ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، اس سوال کا جواب کمنٹ باکس میں لازمی دیجیے گا۔